दूर पहाड़ों के बीच रत्नपुर नाम का एक गांव था। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के और घुल मिल कर रहने वाले लोग थे। इसी गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों दोस्त रोज सुबह उठकर अपने अपने काम पर जाते और शाम को आकर दिन भर की मजदूरी आपस में बांट लेते और मिल बांटकर खाना बनाकर खा लेते। उन तीनों की आपस में इतनी ज्यादा बनती थी कि लोग उन्हें दोस्त कम और एक दूसरे के भाई ज्यादा समझते थे, जैसे कि तीनों में खून का रिश्ता हो। गांव के 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, इन तीनों को देखकर लगता ही नहीं कि तीनों के तीनों अनाथ हैं और इन तीनों में इतना ज्यादा प्यार है। सब के सब कितने खुश रहते हैं। कितने दिनों से हमारे गांव में रह रहे हैं, लेकिन आज तक मजाल है किसी ने इनके बारे में कुछ गलत कहा हो। बहुत ही ईमानदार और अच्छे लड़के हैं। हमेशा सबकी मदद करते रहते हैं, कभी किसी बात को मना नहीं करते। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी जब इन लोगों को कुछ काम कहता हूँ तो झट से हाँ कर देते हैं। इसी तरह पूरा गांव के लोग तीनों दोस्तों की ईमानदारी और मेहनत के बारे में हमेशा बात करते। इसी तरह ये बात आसपास के गांव में फैल गई। एक दिन उस गांव में एक व्यापारी आता है और बोलता है, अरे भाई सुनो, मैं पास के गांव से आया हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे गांव में 3 दोस्त रहते हैं और वो बड़े ही ईमानदार और मेहनती हैं। मैं उनके लिए कुछ काम लेकर आया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो तीनों दोस्त कहाँ रहते हैं? इतना कहकर वो व्यापारी उन तीनों दोस्तों के घर की ओर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उन तीनों के घर पहुंच जाता है और बोलता है, आप सब मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? इतना सुनकर जगन बोलता है, नहीं भाई, तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। इस गांव के नहीं लग रहे हो और हमारे घर आकर खड़े हो तो तुम्हें देखकर थोड़ी हैरानी सी हो रही है। आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा हैरान होना स्वाभाविक है। दरअसल मैं पास ही के गांव में रहता हूँ और मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे पास धन दौलत और पैसों की कोई कमी नहीं, पर मैंने बहुत लोगों से तुम्हारी दोस्ती और ईमानदारी के किस्से सुने हैं। इसी वजह से मैं तुम तीनों से मिले बिना रह नहीं पाया और तुमसे मिलने चला आया। हाँ भाई, हम ही हैं वो तीनों दोस्त। मेरा नाम जगन है और आपके सामने जो खड़ा है वो मुरली है और ये जो मेरे साथ बैठा है इसका नाम रघु है। मैं आप सब लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दिनों से आप तीनों से मिलना चाहता था। मैंने आपकी ईमानदारी और दोस्ती की बहुत सारी दास्तानें सुनी हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि आपसे मिलूं। आज आप तीनों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए व्यापारी जी, इतना तो मैं समझदार हूँ कि आप जैसा पैसे वाला आदमी सिर्फ मिलने के लिए तो यहाँ नहीं आया होगा। और जैसा कि आपने बताया आप एक व्यापारी हो, इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर रही होगी। बिना किसी मतलब या फिर किसी काम के आप यहाँ नहीं आओगे। आपको जरूर हमसे कुछ ना कुछ काम होगा, इसी वजह से आप यहाँ आए हो। जगन, तुमने बिल्कुल सही समझा। मुझे तुमसे काम तो है और तुम तीनों से काम है। तो बोलो व्यापारी जी, आप यहाँ किस काम से आए हैं और आपको हम तीनों से क्या काम है? देखो मुरली, मैं घुमा फिराकर तो बात करना नहीं चाहता। दरअसल मेरे सीने में एक राज दफन है। वो राज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज मेरे पास इतनी धन दौलत है, और वही राज मैं तुम तीनों को बताना चाहता हूँ। राज नाम सुनकर ही जगन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो बोल पड़ता है, अरे व्यापारी जी, खुलकर बताइए ना, आप किस राज की बात कर रहे हैं और आप वो राज हमें क्यों बताना चाहते हैं जिससे आप इतने पैसे वाले और धनवान बने हो? दरअसल मैं हमेशा से ऐसा कोई इंसान ढूंढ रहा था
जो ईमानदार और बड़े दिल वाला हो और सबकी मदद करने वाला हो। और जब से मैंने तुम तीनों के बारे में सुना है, तभी से मैं चाहता था कि मैं वो राज तुम्हें बताऊं, जिससे कि तुम्हारी गरीबी पूरी तरह से मिट जाएगी और तुम भी बहुत धनवान हो जाओगे। फिर व्यापारी की ऐसी बातें सुनकर तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और जगन बोलता है, व्यापारी जी, अब देर मत कीजिए, जल्दी से हमें वो राज बता दीजिए। ठीक है, तो सुनो। एक समय की बात है, मेरे पिताजी एक वैद्य हुआ करते थे और किसी वजह से उन्हें बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई। उनकी बीमारी का इलाज उन्होंने मुझे बताया था कि दूर जंगलों के बीच एक झरने के पीछे एक पहाड़ी पर एक अलग किस्म की वनस्पति है, जिसकी जड़ी मुझे लानी थी। और मैं वो जड़ी लेने गया भी था, लेकिन मुझे वो जड़ी लाने में ज्यादा वक्त लग गया। और जब मैं वो जड़ी लेकर घर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी गुजर चुके थे। ये सब सुन जगन बोलता है, व्यापारी जी, आपने तो कहा था कि आप कोई राज की बात बताने वाले हैं, पर आपने तो हमें एक कहानी सुना दी। हाँ, ये कहानी नहीं, सच है। और जो राज है वो तुम्हें बताता हूँ। जब मैं वो जड़ी ढूंढने के लिए उस झरने के पीछे गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारा सोना है। और जब भी मुझे जरूरत होती है, मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा ले आया करता हूँ। लेकिन वहाँ इतना ज्यादा सोना है कि मैं अकेला वहाँ से सारा सोना नहीं ला सकता। इसलिए जब मुझे जरूरत होती है, मैं वहाँ से थोड़ा ही लेकर आता जाता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस जगह का रास्ता तुम्हें बता दूं, क्योंकि अब मैं वहाँ से इतना सोना ला चुका हूँ कि अब और सोने की जरूरत मुझे नहीं है। ये सब बात सुनकर जगन की आंखों में चमक सी आ जाती है और वो बोल पड़ता है, क्या आप सच कह रहे हैं? सच में इतना सारा सोना और हीरे जवाहरात वहाँ पर हैं, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ इतना सोना है कि तुम अकेले उसे नहीं ला सकते। वो पूरी की पूरी जगह ही सोने चांदी से भरी पड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भी वहाँ से थोड़ा थोड़ा सोना चांदी जितना तुम्हें चाहिए वो सब लेकर आ जाओ और तुम भी खुशी खुशी जियो मेरी तरह। इतना कहकर उस व्यापारी ने तीनों को उस जगह का रास्ता बताया और बोला, देखो, मैंने तुम्हें उस जगह का पता तो बता दिया है, लेकिन याद रहे मेरी एक ही शर्त है कि उस जगह के बारे में तुम तीनों किसी से नहीं बताओगे। तीनों व्यापारी की बात मान जाते हैं और जगन बोलता है, अरे व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये राज हम तीनों अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। तभी मुरली जगन से बोलता है, अरे जगन, क्या तुम्हें लगता है ये आदमी सच कह रहा होगा? क्या सच में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ इतना सारा पैसा, सोना, सब कुछ होगा? मुझे लगता है ये आदमी झूठ भी बोल रहा होगा। नहीं मुरली, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो सच में हमारी दोस्ती की कहानी सुनकर हमारे पास आया है। हमारी ईमानदारी का फल हमें मिलने वाला है। और तुम कैसी गलत बातें कर रहे हो? तुम बस ये सोचो कि जब वो पैसे मिल जाएंगे तो उस पैसे का हम क्या करेंगे। जरा सोच कर देखो, कितना सारा सोना, कितना सारा पैसा, हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। तुम ये सब क्यों नहीं सोच रहे हो? नहीं जगन, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि कोई आदमी क्यों हमें किसी ऐसी जगह का पता बताएगा, वो भी मुफ्त में। वो भी एक व्यापारी जो बिना खुद के फायदे की एक मक्खी नहीं मारता। ये सब सुनकर रघु भी बोलता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। क्या पता वो हमें किसी मुसीबत में डाल दे। और वैसे भी मुफ्त में मिली हुई चीज हमेशा अच्छी ही हो ऐसा नहीं होता। हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करके ही अपना गुजारा कर लेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई हीरे जवाहरात, सोना चांदी।
ये तुम दोनों कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो। लक्ष्मी खुद चलकर हमारे पास आना चाहती है और तुम उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। मुझे उस व्यापारी पर पूरा भरोसा है। मैंने उसकी आंखों में देखा है और वो जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। और मैं कल सुबह ही वहां के लिए निकलने वाला हूँ और तुम दोनों भी मेरे साथ आने वाले हो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। जगन की ऐसी बात सुनकर मुरली और रघु दोनों भी जगन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी सुबह तीनों दोस्त उस खजाने की ओर निकल जाते हैं। जगन आगे की ओर चल रहा होता है, मुरली उसके पीछे और सबसे पीछे रघु। तीनों साथ साथ मिलकर खजाने की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक जगन बोलता है, अरे मुरली, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और इस चिलचिलाती धूप में मैं और नहीं चल पाऊंगा। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। जगन की ऐसी बातें सुनकर मुरली बहुत डर जाता है और रघु से बोलता है, अरे रघु, जरा जाओ, जल्दी से कहीं से थोड़ा पानी ले आओ, नहीं तो जगन की तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ हाँ मुरली, मैं अभी जाकर पानी ढूंढ कर लाता हूँ। रघु पानी ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है और तभी अचानक जगन उठ खड़ा होता है। ये देख मुरली जगन से बोलता है, अरे जगन, रघु के जाने के पहले तो तुम पानी के लिए तड़प रहे थे, क्या अब तुम्हें प्यास नहीं लग रही? थोड़ी देर पहले तो तुम मरने ही वाले थे, अब कहाँ चली गई तुम्हारी ये प्यास? अरे मुरली, दरअसल मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, सीधे सीधे बोल देते। अरे बेवकूफ आदमी, रघु के सामने मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता था, इसीलिए तो मुझे नौटंकी करनी पड़ी। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम रघु के सामने नहीं कर सकते थे? हाँ, ऐसी एक बात थी जो मैं तुमसे रघु के सामने नहीं कह सकता था। ठीक है, सुनो, अब सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम सिर्फ सुनोगे। हाँ ठीक है, बोलो, क्या बात है? देखो मुरली, खजाने में 3 हिस्से बराबर बंटने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर 3 हिस्से हुए तो हमारे हिस्से में कम धन आएगा, तो क्यों ना हम रघु को रास्ते से हटा दें। तुम कहना क्या चाहते हो? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारा दोस्त है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अरे मुरली, जरा सोच कर देखो, वहाँ इतना ज्यादा सोना चांदी है कि उससे तुम कुछ भी खरीद सकते हो। जरा सोचो, इतना पैसा, तुम जो चाहे वो कर सकोगे, तुम्हारे हिस्से में भी ज्यादा आएगा। जरा सोचो। ये सब सुनकर मुरली भी जगन की बातों में आ जाता है और बोलता है, ठीक है जगन, पर याद रखो, कोई गड़बड़ हुई तो सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ मुरली, सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी। इतना कहते ही रघु वहां आ जाता है और लाया हुआ पानी जगन को दे देता है। वो पानी पीकर जगन बोलता है, धन्यवाद रघु, तुम्हारी वजह से जान बची है, वरना आज तो मेरी जान चली जाती। इस धूप में इतनी ज्यादा प्यास लगी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, हम आगे का सफर जारी रख सकते हैं। तीनों आगे की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते जगन के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि कब उसे मौका मिले और वो रघु की रास्ते से हटा दे। तभी अचानक जगन को एक झरना दिखाई देता है। भाई तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर देखकर आता हूँ, शायद इसी झरने के पार हमारी मंजिल हो। ठीक है जगन, हम दोनों ही इंतजार करते हैं, तुम जाकर देखो, शायद यहीं से हमारी मंजिल हमें दिख जाए। जगन जल्दी जल्दी झरने के ऊपर चढ़ जाता है और झरने के ऊपर खड़ा होकर बोलता है, अरे रघु, मुरली, तुम दोनों को ऊपर जाकर देखना चाहिए, यहाँ से क्या नजारा दिख रहा है। ये नजारा स्वर्ग से कम नहीं।
ऐसा दृश्य तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा। तुम दोनों ऊपर आकर देखोगे तो तुम्हारी आंखें चकरा जाएंगी। क्या खूबसूरत नजारा है। जगन की ये बात सुनकर मुरली और रघु दोनों झरने के ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़ी ही देर में मौका देखकर जगन रघु को झरने के ऊपर से पानी में धक्का दे देता है। थोड़ी ही देर में रघु झरने में कहीं खो जाता है। ये सब देख मुरली थोड़ा डर जाता है। अरे मुरली, तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? क्या तुम डर गए? अरे जगन, हम जो कर रहे हैं वो सही तो है ना? क्या हमने रघु को रास्ते से हटाकर ठीक तो किया है ना? मुरली, तुम फिजूल का सोचना बंद करो। तुम सिर्फ खजाने के बारे में सोचो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और कुछ पाने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और जो हो रहा है उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि तुम जो मिलने वाला है उसके बारे में सोचो। सोचो कि वहां कितना सारा सोना होगा जो कि हम दोनों के हिस्से में ही होगा। उसमें 3 हिस्से नहीं गिरेंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। जगन की ये सारी बातें सुनकर मुरली को थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है और वो भी उसी की तरह सोचने लग जाता है। और दोनों वहां से आगे की ओर निकल जाते हैं। यहाँ रघु पानी में गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है और पानी में डूब जाता है और बहते बहते एक किनारे पर पहुंच जाता है जहाँ एक मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ रहा होता है। भगवान, सुबह से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आज एक भी मछली हाथ नहीं लगी। क्या आज भी मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा? तभी अचानक उस मछुआरे के जाल में कुछ फंसता है। वो जल्दी जल्दी जाल खींचता है और देखता है कि रघु बेहोशी की हालत में उसके जाल में फंसा हुआ है। हे भगवान, ये तो एक आदमी है और ये बेहोश है। शायद डूब गया होगा। मुझे इसे जल्दी बाहर निकालना होगा वरना इसकी जान चली जाएगी। वो मछुआरा रघु को पानी से बाहर निकालता है और उसे जल्द से जल्द वैद्य के पास ले जाता है और उसकी मरहम पट्टी करवाता है। थोड़ी देर में रघु को होश आ जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और तुम वहां पानी में क्या कर रहे थे? तुम्हें मैंने पानी से बाहर निकाला, तुम बेहोशी की हालत में थे। क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम पानी में कैसे डूबे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं मैं पानी में कैसे गिर गया। रघु जानबूझकर उस मछुआरे को कुछ नहीं बताता और उसे बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से अभी मैं जिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। बेटा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। तुम मेरे बेटे जैसे हो और तुम्हारी मदद करना मेरे नसीब में था। ऊपर वाला चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए उन्होंने सही वक्त पर मुझे वहां भेजा और मैं वहां तुम्हें बचा पाया। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद आ गया, मैं अब चलता हूँ। मैं दरअसल किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहा था और जाते जाते मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। इतना सब कहकर मछुआरे का धन्यवाद करके रघु जगन और मुरली की तलाश में आगे की ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर जगन और मुरली तेजी से खजाने की ओर बढ़ रहे होते हैं। दोनों साथ मिलकर बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तभी अचानक जगन की मन में और लालच आता है और वो मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं मुरली को भी रास्ते से हटा दूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो पूरा का पूरा खजाना मेरा होगा और उसमें कोई हिस्सा नहीं पड़ेगा। सारी दौलत मेरी होगी। मुझे कुछ ना कुछ करके मुरली को भी रास्ते से हटाना होगा। यही सब सोचते हुए जगन आगे चल रहा होता है। तभी पीछे से मुरली की आवाज आती है। अरे जगन, हम कई घंटे से चल रहे हैं। मुझे बहुत थकान सी महसूस हो रही है। क्या हम यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं? दरअसल मैं बहुत थक चुका हूँ और इस थकी हुई हालत में मैं और नहीं चल पाऊंगा। मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है मुरली, अगर तुम कहते हो तो हम यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम कर लेते हैं। जगन और मुरली दोनों भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और थकान की वजह से मुरली को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। मुरली को सोया हुआ देख जगन के मन में ख्याल आता है और वो सोचता है,
क्यों ना मैं मुरली को यहीं किसी पेड़ के नीचे बांध दूं और उसे यहाँ छोड़ दूं। जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और मैं आगे चला जाऊंगा। जगन ऐसा ही करता है। मुरली को नींद में ही वो एक रस्सी से पेड़ के नीचे बांध देता है और आगे की ओर निकल जाता है। तभी अचानक मुरली की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, अरे जगन, तुम मुझे यहाँ इस पेड़ के नीचे बांधकर कहाँ जा रहे हो? खोलो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। जगन पर मुरली की बात का कोई असर नहीं होता और वहाँ से वो चला जाता है। मुरली अकेला उस पेड़ के नीचे बंधा होता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। जैसे ही मुरली उस आदमी को देखता है, जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी को अपने पास बुलाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? जरा मेरे पास आओ, मुझे मदद की जरूरत है। जैसे ही वो आदमी पास आता है, मुरली देखता है कि वो एक कुष्ठ रोगी है। भाई, मुझे खोलो, कोई मुझे यहाँ बांध कर चला गया है, मुझे आजाद करो। वो कुष्ठ रोगी मुरली को आजाद कर देता है। जैसे ही मुरली आजाद होता है, वो बोलता है, दूर हटो, मेरे पास भी मत आना। क्या पता कौन सी बीमारी है तुम्हें, मुझे लग जाएगी। हटो यहाँ से, मुझसे दूर खड़े रहो। इतना कहकर मुरली जल्दी जल्दी से जगन का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मुरली को एक बूढ़ा दिखाई देता है। अरे भाई रुको, मेरी मदद कर दो। दरअसल मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। एक सांड ने मुझे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। कृपा करके मेरी मदद कर दो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। चल हट बूढ़े, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। इतना कहकर मुरली वहाँ से आगे निकल जाता है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि जगन बड़े बड़े थैलों में सारे हीरे, जवाहरात और सोना भर रहा होता है। ये सब देख मुरली जगन से बोलता है, जगन के बच्चे, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लालची कहीं के, तुमने रघु की तरह मुझे भी जान से मारना चाहा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे वहां बांधकर बच जाओगे? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इतना कहकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जगन और मुरली दोनों में बहुत झगड़ा होने लगता है। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुल जाते हैं। तभी अचानक वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन दोनों का पीछा करते हुए रघु भी रास्ते में पहुंच जाता है, तो उसे वो कुष्ठ रोगी दिखता है। अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? आपके यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अगर तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। क्यों नहीं बाबा, जरूर, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रघु पानी ले आता है और अपने हाथों से उन बाबा को पानी पिलाता है। ये सब देख वो बाबा बोलते हैं, जाओ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो भी काम करने जा रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिले। रघु आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वो दूसरा आदमी मिलता है जिसे सांड ने टक्कर मारी होती है। बेटा, मेरी मदद कर दो। मैं पास के एक गांव में रहता हूँ। मैं अपनी गाय को ढूंढने जंगल आया था, पर एक जंगली सांड ने मेरी कमर तोड़ दी और मैं यहाँ गिर गया हूँ। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम कृपा करके मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। क्यों नहीं बाबा, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रघु उन बाबा को लेकर उनके घर छोड़ आता है। बदले में वो बाबा रघु का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद रघु अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। जैसे ही रघु उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि सचमुच वहां बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात और बहुत सारी अशर्फियां होती हैं। ये सब देख रघु बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो वहां से कुछ उठाता नहीं।
और चुपचाप वहीं खड़ा रहता है। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, आखिरकार मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये सब सुन रघु बोलता है, भाई मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम किस इंसान की बात कर रहे हो? और तुम्हारी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ? हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। मैं एक व्यापारी बनकर तुम्हारे घर आया था और इस जगह का पता भी मैंने ही तुम्हें बताया था। पर जब मैं तुम्हारे घर आया था तब मैंने भेष बदला हुआ था, इसी वजह से तुम मुझे अभी पहचान नहीं पा रहे हो। तो आप वही व्यापारी हैं जो हमारे घर आए थे और आपने जानबूझकर मुझे इस जगह के बारे में बताया था। हाँ, मैं वही व्यापारी हूँ, पर मैं सच में एक व्यापारी नहीं हूँ। मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये सब जो सोना चांदी तुम देख रहे हो, ये मैंने ही यहाँ रखवाया है। ये आप क्या कह रहे हैं? रखवाया है? इसका क्या मतलब? ये जगह आपने बनाई है? हाँ, ये जगह मैंने बनाई है। पर क्यों? आपने ऐसी जगह क्यों बनाई और किस लिए? दरअसल मुझे एक गंभीर बीमारी है और उसके चलते मेरी जान कभी भी जा सकती है। तो मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरी जगह ले सके, जो बहुत ही ईमानदार हो, दूसरे की मदद करता हो। ऐसा ही आदमी मुझे अपनी जगह पर चाहिए जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। जिस तरह तुमने उस कुष्ठ रोगी की मदद की, वह भी मेरा ही आदमी था जो एक कुष्ठ रोगी बना हुआ था। और उसके बाद जो आदमी रास्ते में तुम्हें मिला, जिसे एक सांड ने टक्कर मारी थी, वह भी मेरा ही आदमी था। दरअसल उन दोनों को मैंने ही वहां रखा था, ये जांचने के लिए कि तुम कितने दयावान हो। तुम्हारे दोनों दोस्तों ने तो उन दोनों को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया था, उन दोनों पर ध्यान भी नहीं दिया। मेरे दोनों दोस्त, क्या वो आपके पास है? हाँ, वो दोनों मेरे पास हैं। यहीं आकर आपस में लड़ रहे थे तो उन दोनों को मैंने बंदी बना लिया। नहीं नहीं राजा जी, आप उन्हें छोड़ दीजिए। ये सुन राजा बोलता है, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, पर उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, उसका क्या? फिर भी राजा जी, भले ही उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की हो, पर मैं उन्हें कोई सजा नहीं देना चाहता। आप उन्हें छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारी करुणा, भाव और दया देखकर बहुत खुश हूँ। आज से मैं तुम्हें अपना सारा राजपाट सौंप रहा हूँ। आज से तुम मेरी जगह पर राज करोगे। इतना कहकर वो राजा एक सन्यासी के रूप में राज्य छोड़कर वहाँ से चला जाता है और अपना सारा राज्य रघु को सौंप देता है। रघु दोनों दोस्तों को रिहा कर देता है। जगन और मुरली दोनों बहुत पछताते हैं और बोलते हैं, रघु, हम लालच में अंधे हो गए थे। भाई, हमें माफ कर देना। लालच ने हमें पूरी तरह से अंधा कर दिया था। हमें समझ में ही नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। हाँ रघु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं जगन, मुरली, तुम दोनों फिक्र मत करो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरा भाव नहीं है। तुमने जो किया लालच में आकर किया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लालच को अब छोड़ दो और मेहनत से काम करो। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रघु वहाँ का राजा बन जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। जगन और मुरली लालच के कारण अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करने लगे और अंत में उन्हें पछताना पड़ा। दया और मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। रघु ने बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों की मदद की, इसीलिए उसे सबसे बड़ा पुरस्कार मिला।